कहलाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है और एंटी डेरिवेटिव। अब यदि इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव हम नाम लेते हैं, ये है क्या? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला लाइन कॉपी पे लिखो, और यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है? तो इट इज इनवर्स प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं ज्यादा कुछ कहे बिना आपको लेके चलता हूं एक टेबल में, जिसमें डिफरेंशिएशन की भी चर्चा होगी और इंटीग्रेशन की भी चर्चा होगी। तो दोनों की चर्चा सर क्यों करोगे अभी? तो थोड़ी परेशानी क्या है कि जब टी स्क्वायर्ड है और इसको डिफरेंशिएट करते हो, तो ये कितना आता है? 2t। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2t को इंटीग्रेट करते हो। तो इंटीग्रेट करते हो ये बोलोगे कैसे? वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट 2t। या तो ये लिखो, या ये एक एस जैसा सिंबल दे दो, उसके बाद वो डाटा रखो जिसे इंटीग्रेट कर रहे हो, और उसके बगल में ये dt लिखते हैं ये बताने के लिए कि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2t विथ रेस्पेक्ट टू t। और इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये हो जाता है टी स्क्वायर। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? क्योंकि हमने कहा इनवर्स प्रोसेस। यदि टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2t आएगा, तो 2t को इंटीग्रेट करके टी स्क्वायर आएगा। सर तो मतलब कुछ जनरल वे तो बताओ। नहीं बताता। अच्छा एक काम करो, टी क्यूब को डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये 3t स्क्वायर आता है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे 3t स्क्वायर को, तो ये टी क्यूब हो जाएगा। यदि आप साइन टी को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हो, तो कॉस टी आता था। यदि कॉस टी को इंटीग्रेट करोगे, सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। तो यहाँ साइन टी आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा, ये 3 एग्जांपल तो ऐसे ऐसे के ऐसे नोट कर लो, जिससे तुम्हें इनवर्स प्रोसेस का फील आना शुरू हो जाए। ए एस जैसा लिखते हैं मतलब इंटीग्रेट करने वाले हैं, उसके बाद जो लिख रहे हैं मतलब उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और dt ये बताता है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ यदि कोई लैंग्वेज में लिखने वाला होगा तो क्या लिखेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर गिव्स 2t। तो यहाँ दूसरी तरफ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2t गिव्स t स्क्वायर। तो ये अपोजिट वर्क हो रहा है, ये ऐसे इन्हें आप देखा। और इसे देखने के बाद आप एक जनरल फॉर्मूला ढूंढें।
पेज मैं चेंज करूं? यस सर। देखिए, जब आप डिफरेंशिएट करने की सोचते हैं, जब आप डिफरेंशिएट करने की सोचते हैं टी टू दी पावर एन, टी के रेस्पेक्ट में, तो एन प्रोडक्ट में आता है, टी के पावर को एक कम कर देते हैं। लेकिन यदि आप टी के पावर एन को इंटीग्रेट करने की सोचेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो वो पावर कम करने के बजाय पावर को बढ़ा देंगे और जो बढ़ा हुआ पावर है उससे डिवाइड कर देंगे आप। तो जो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ एक छोटा सा कंडीशन है कि व्हेन n नॉट इक्वल्स टू -1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर आप यदि कहते हो ये फॉर्मूला है तो एक बार बताना ना, आपने कैसे लिख दिया था 2t का इंटीग्रेशन का रिजल्ट? तो ध्यान से देखो, 2 को इंटीग्रेशन से अलग कर दो, t को इंटीग्रेट करना है, 2 कांस्टेंट था इसलिए अलग हटाया, और t के इंटीग्रेशन में क्या है, t का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और नीचे भी आ गया, डिवाइड भी करेंगे उस 2 से, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t, ये कितना हो गया, टी स्क्वायर, जबकि टी स्क्वायर को जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो वो कितना आ गया था, 2t। तो 2t को इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये टी स्क्वायर आ गया। तो आपका विश्वास इस बात पे बढ़ा कि ऊपर वाला फॉर्मूला सही में, और मजबूत करिए विश्वास, को डिफरेंशिएट किया था तो 3t स्क्वायर था, एक बार 3t स्क्वायर को इंटीग्रेट करके देखिए, 3 कांस्टेंट है, t के पावर हो गया 2 + 1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1 3 कट गया, क्या हो गया, t क्यूब। यहाँ कुछ रिजल्ट्स हैं जो उन्हें और याद रखिए। इसी तरह लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx या इंटीग्रेशन dt, तो ये ऐसे देख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 dt, इंटीग्रेशन t टू दी पावर 0 dt, और ये हो जाएगा t टू दी पावर 1 अपॉन 1। इसका मतलब इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, t, इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x, इंटीग्रेशन dz क्या हो जाएगा, z, इंटीग्रेशन 5 dt क्या हो जाएगा, 5t, इंटीग्रेशन c dt क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c कोई कांस्टेंट है, c dt तो ct। इस तरह हम लोग इस रिजल्ट्स को ध्यान दे दें एक बार, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट, यदि कुछ नहीं है और आपने इंटीग्रेशन को देखा, इंटीग्रेशन dy y, इंटीग्रेशन 6 dy 6y, इंटीग्रेशन t dt, अरे रे, t स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन t क्यूब dt, t टू दी पावर 4/4,
इंटीग्रेशन टी टू द पावर 8 dt, टी टू द पावर 9/9, इंटीग्रेशन 3t dt, 3t² 2। पावर बढ़ाते हैं इंटीग्रेशन में और उस बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देते हैं। आपके कुछ के मन में ये विचार आ रहा होगा कि n-1 वाला कंडीशन सर क्यों आप इम्पोज कर रहे हो जबरदस्ती ऐसे। ध्यान से देखिए, दूसरा फॉर्मूला एक याद दिलाता हूं आपको कि यदि ln t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो 1/t होता था, मतलब t टू द पावर -1। तो इसका मतलब है दूसरा फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का होगा कि t टू द पावर -1 का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ln t दिखेगा हमें। तो इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला और पहला फॉर्मूला कंट्राडिक्ट ना कर जाए, इसलिए n नॉट इक्वल्स टू 1 है पहले फॉर्मूले में। यदि वो जो पावर है -1 होगा तो अलग कहानी है, t टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन log t हो जाता है। सर ये छोटी छोटी बातें याद कौन रखेगा भाई। आईआईटी में सबको जानने का मन होता है, सब थोड़े ना पहुंचता है वहां, जो याद रखता है वो पहुंचता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मैं कंडीशन भूल गया तो भाई बहुत टफ है। 12 लाख बच्चों में से 2000 4000 जो रहते हैं वो पुराने आईआईटी में पहुंच पाते हैं जनरल कैटेगरी में। तो दूसरा फॉर्मूला भी लिख लो, डिफरेंशिएशन में भी ऊपर में मैं लिख देता हूं कि डी ln t बाई डी टी हो गया 1/t या t-1। तो दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला क्या होगा, t टू द पावर -1 को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो ln t में बदल जाएगा। हाँ उछलो मत। अभी इनको याद रखना ही अपने आप में बहुत कठिन काम है। फिर से मैं बताऊं आपको, मैंने कौन से दो फॉर्मूले की चर्चा कर दी। एक तो फॉर्मूला आ गया है हमारे पास डिफरेंशिएशन का, टी टू द पावर n/dt लिख देते थे n टी टू द पावर n-1। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया था टी टू द पावर यदि n है तो इसमें पावर इंटीग्रेट करते वक्त कम नहीं करते, बढ़ाते हैं और वो बढ़े हुए पावर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, इनवर्स प्रोसेस। फिर दूसरा आ गया है कि यदि हम ln t को डिफरेंशिएट करते थे, ln t को डिफरेंशिएट करते थे तो वो हो जाता था 1/t या t टू द पावर -1। तो इंटीग्रेशन में ये दूसरा आ गया, t टू द पावर -1 को इंटीग्रेट करेंगे तो वो ln t हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला आ गया, d sin t बाई डी टी को लिखते थे cos t। तो तीसरा फॉर्मूला आ गया, cos t को यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा sin t। d cos t बाई डी टी हो जाता था sin t। तो ये चौथा यहाँ आ जाएगा, sin t को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos t। पांचवा हो जाता था d tan t बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करते थे तो ये हो जाता था sec स्क्वायर t। तो ये sec स्क्वायर t को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो tan t आ जाएगा। ये बस रिवर्स इनवर्स, e टू द पावर t को यदि हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो एज इट इज रहता था। तो e टू द पावर t को यदि हम इंटीग्रेट भी करेंगे तो एज इट इज रहेगा। सर फोर्थ वाले में जब हम cos t को डिफरेंशिएट करते हैं तब वो sin t आता है कि माइनस sin t आता है?
एक बार फिर से बताएं प्लीज। सर फोर्थ वाले में जब हम cos t को डिफरेंशिएट करते हैं तब वो sin t आता है कि माइनस sin t आता है? cos t को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin t आता है। थैंक यू। cos t को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin t आता है, इसीलिए sin t को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस cos t आता है। सर हाँ बताइए। सर दूसरा फॉर्मूला है सर, आपने कुछ तो बोला था कि n-1 नहीं हो सकता। बालक n-1 नहीं हो सकता किसके लिए? पहले फॉर्मूले में n यदि -1 होगा तो फिर दूसरा फॉर्मूला का क्या आवश्यकता रहेगा? अकल लगाओ। n-1 नहीं होगा, ये कंडीशन किसके लिए है? पहले वाले के लिए। अब अकल पे जोर दो। यदि तुम पहले वाले में n-1 रख के पहला ही फॉर्मूला लगाते तो ये दूसरा वाला रिजल्ट कहाँ से आता तुम्हारे पास? क्योंकि तुमने याद किया है log t का डिफरेंशिएशन t टू द पावर -1 आता है, तो t टू द पावर माइनस का इंटीग्रेशन log t होना चाहिए ना। नहीं तो यस तुम सर। यदि पुराना वाला 1 नंबर फॉर्मूला लगा दोगे तो हो जाएगा t टू द पावर -2/-2। ये बात समझ में आई? तो यस एक ही डाटा का इंटीग्रेट करके दो रिजल्ट थोड़े ना निकाल लूंगा। अटक गया ना, नहीं समझ में आया इसके। समझ आ गया। किसको कंफ्यूजन है? आदित्य तुम्हें? नहीं सर समझ आ गया। चलो एग्जाम्पल देखो थोड़ा सा। 3t² + 6t + 8 और इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं 6t³ + 8t⁴ और इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए। 3 एज इट इज रहेगा, t² का हो गया 2 + 1/2 + 1 + 6 t के पावर देखो 3 + 1/3 + 1 + 8 t के पावर देखो 4 + 1/4 + 1, ये हो गया 3t³ + 6t⁴/4 + 8t⁵/5 t³ + 3/2t⁴ + 8/5t⁵। जिन लोगों के समझ में आया वो हैंड राइज कर दें अच्छे बच्चे की तरह। बहुत बढ़िया। तुषार, प्रियांशु, पार्थ, यश, सान्या, कुणाल, सुमित, आदित्य, बहुत बढ़िया। शोभित, अरे वाह। ऋषिकेश और कृतिन, शानदार। होगा क्या, सबसे पहली समस्या होती है कि एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएशन करते वक्त इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं और इंटीग्रेशन करते वक्त डिफरेंशिएशन का, और मार्किंग भी समझो यदि ऐसा करेंगे तो प्लस के बदले माइनस में नंबर आ जाता है। तो बड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सावधानी चाहिए और बार बार की प्रैक्टिस चाहिए, तो जाकर के दिमाग तैयार हो पाता है, ट्यून हो पाता है कि डिफरेंशिएशन के काम में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन के काम में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर पाता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को ये परेशानी होती ही होती है, आपको भी आगे आने जा रहा ऐसी परेशानी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यदि इंटीग्रेट कर रहे हैं 6t² + 2t + 5 को, तो बताना है रिजल्ट। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो 6t³ दिख गया, 2t² दिख गया, और 5dt को 5t कर देते हैं, याद रखिएगा। मतलब जब कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो उसके साथ एक डी आ गया, एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो एक्स आ जाता है, इंटीग्रेट जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ एक लाइन और छोड़ के लिखेंगे तो 2t³ + t² + 5t आ जाएगा।
यहां तक में कोई डाउट हो तो बताएं प्लीज। सर हाँ बोलिए। सर dt पावर n अपॉन dt और de पावर t अपॉन dt में क्या फर्क होता है? फिर से बताओ। सर dt पावर n अपॉन dt ई और पावर एन कहाँ होता है बालक? ध्यान से सुनो। डी ई टू दी पावर एन अपॉन डी टी को क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ टी टू दी पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू टी। यस सर। और इसका रिजल्ट होता है एन टी टू दी पावर एन माइनस वन। और यदि सर कहीं लिखा है डी ई टू दी पावर टी, यही ना? यस सर यस सर। तो ये ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी एक दूसरा रिलेशन है। ई टू दी पावर एन एक अलग तरह का रिलेशन है, ई टू दी पावर टी एक अलग तरह का रिलेशन है। इसका रिजल्ट क्या बताया गया है? अलग से बताया गया है, ये ई टू दी पावर टी ही रहता है। तो जब तक आपको ई का जानकारी मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाए तब तक इसे छूना मत। और मैथमेटिक्स में जरूर महेश जैन सर ने लॉग पढ़ाया हुआ होगा। सर वो इरेशनल उस नंबर ई की बात हो रही है क्या? हाँ, इरेशनल अच्छा, नंबर, वो ई जो समझ है गया इरेशनल नंबर ई के पावर टी, समझ उसका गया यही रिजल्ट आता है ई टू दी पावर टी। समझ गया सर। सर अब ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ कि यदि तुमने टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या रिजल्ट आने वाला है? सर 2t यदि टी स्क्वायर प्लस 8 को डिफरेंशिएट किया तब क्या रिजल्ट आने सर वाला है? 2t हाई, एक टेंशन हो गया यहाँ तो कि डिफरेंशिएट करने में कांस्टेंट गायब हो जाता है। तो यदि कोई मुझे इंटीग्रेट करने को कहे कि 2t को इंटीग्रेट करके बताओ कितना होगा, 2t plus c तो मैं क्या करूं? टी स्क्वायर लिख दूं या टी स्क्वायर प्लस 8 लिख दूं? sir t square क्या plus लिख दूं c ठीक रहेगा? टी स्क्वायर लिख दूं या टी स्क्वायर प्लस 8 लिख दूं? तो ध्यान से सुनो, मुझे तो पता नहीं है ना कि कौन सा कांस्टेंट गायब हुआ था डिफरेंशिएशन में। तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट तो कर लूंगा 2t²/2 और साथ में एक c लिख दूंगा, वेयर c इज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। इंटीग्रेशन कॉन्स्टो। यदि ऐसे विचार आ रहे हो तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। सर पिछली स्क्रीन दिखा दीजिएगा, आपकी वॉइस नहीं आई थी बीच में। हाँ, कोई बात नहीं, यहाँ देखो, इन डिफरेंशिएशन we lost independent constant term, hence in integration we regenerate a independent constant term independent constant term say C ये कंसेप्ट नोट कर लो। नाउ फॉर्मूला बिकम्स
ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। पहला जो फॉर्मूला था t टू द पावर n, ये हो जाता था t टू द पावर n+1 by n+1 और साथ में वो भूला बिसरा c। ध्यान रखते हैं where n not equals to -1। दूसरा फॉर्मूला ln t जो था, सॉरी, t टू द पावर -1 इंटीग्रेट होके हो जाता था ln t, और फिर भूला बिसरा टर्म साथ में एक c लाके रख देते थे। इंटीग्रेशन sin t लिखते थे -cos t प्लस c। यदि इंटीग्रेशन cos t लिखते थे sin t, साथ में एक इंडिपेंडेंट टर्म c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यदि आप इंटीग्रेट करते थे sec स्क्वायर t dt, अरे dt छूट गया ऊपर वाले में, तो ये हो जाता था tan t, साथ में आ जाएगा एक c। तो अभी अभी ये आइडिया आपको और मैंने ऐड किया कि कांस्टेंट टर्म क्या होता था, वो गायब हो जाता था। जनरेट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट से सर हाँ, सर sin t का इंटीग्रेशन तो प्लस cos t होना चाहिए। साइन टी का आज से याद रखना, इंटीग्रेशन में सी से शुरू होगा, मतलब कॉस, कॉसेक, कॉट, उन सब में पीछे माइनस लगा देना बिना अकल लगा, और मैं पिछले पेज से कंपेयर करवा देता हूँ। तुम्हें थर्ड वाले में कंफ्यूजन हुआ है, मैं पिछले पेज पे ले चलता हूँ। देखो पिछले पेज पे, यहाँ देखो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हुआ है, माइनस कॉस टी, सॉरी इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हुआ है, माइनस कॉस टी। तो जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट कॉस होगा, कॉट होगा, कॉसेक होगा, उन सब में पीछे माइनस लगा देना बिना मेरे कुछ कर। ठीक है सर, समझ गया। सर हाँ बोलो। सर अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हो अभी तो अगर नहीं, अभी अगर में दिमाग नहीं ले जाना है, स्विच ऑफ कर दो। अभी केवल इतनी सी बात को दिमाग में बैठा दो जो मैंने बताया है। अगर कह के तुम भटक जाओगे अभी, क्योंकि ये 12th नहीं है क्लास बालक, केवल इतना सा करना है। सर सी का वैल्यू कहाँ से आएगा, अभी फिजिक्स में इंटर कहाँ किए, तब बताऊंगा कहाँ से आएगा। अभी तो तुम्हें मैंने ये बताया है कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट गायब हो जाता था, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट प्रकट हो जाएगा। अब इसमें अगर मगर करोगे तो कैसे काम चलेगा। गायब होना प्रकट होना में मैथमेटिक्स फिजिक्स में ढूंढो, सिंपल सा लॉजिक, एक में चला जाता है दूसरे में प्रकट हो जाता है। क्योंकि जाने वाला कौन है ये मुझे नहीं पता, तो प्रकट होने वाले के लिए एक जनरल सिंबल यूज करते हैं सी। सी नहीं पसंद हो तो डी यूज करो, ई यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो। और मेरा मन, मैं आलसी हूं, कई बार जैसे अभी पिछले पेज पे मैंने डिफरेंस इंटीग्रेशन किया, कहीं नहीं लिखा सी। अब यदि तुम सी समझने लगे हो तो पिछला जो रिजल्ट आया है, इनमें मुझे क्या करना चाहिए, अकल लगा के बताओ तो। इस रिजल्ट में मुझे क्या लिख देना चाहिए, प्लस सी। बोलो, 3 बार सी या 1 बार सी लिख दूं? सर एक बार, क्योंकि वो C1 C2 C3 क्या है नहीं पता, जुड़ के एक नया सी बन गया। तो सर, तो इस तरह आपने पिछले जिसे छोड़ा है उसमें भी लिखोगे सी, बड़ा मन करेगा मेरा, मैं लिख दूंगा सी। लेकिन कई बार आलस में हम लोग छोड़ देते हैं उसे। आलस हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो वापस आओ, ये फॉर्मूले लिख देना है सबको। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के रिजल्ट में जो रिजल्ट कॉस, कॉट, कॉसेक वाले आएंगे, रिजल्ट राइट साइड में, उनके पीछे माइनस साइन तुम्हें डालना। हाँ बोलो। सर
हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन लगाया, कौन से क्वेश्चन में इंटीग्रेशन? हाँ, ये तो रहस्य है। 13 तक बच्चे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि सर मुझे तो यही नहीं पता, मुझे ये बताओ, ये मैथमेटिक्स में पढ़ूंगा या मुझे मैथमेटिक्स को फिजिक्स में यूज करना है? बस फिजिक्स में यूज करना है। वाह वाह। तो अब अच्छे बच्चे की तरह बताओ, यदि x के पावर t टू द पावर 5 है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? थोड़ा सही अकल लगाना, ज्यादा मत लगाना। dx/dt। बड़ा अच्छा बच्चा है। ये हो गया 5t टू द पावर 4। और एक्सलेशन कैसे निकालोगे? dv/dt। बड़ा अच्छा बच्चा है। 5 इंटू 4 t टू द पावर 3। अब मुझे बताओ कि यदि a हमारे पास है 20 t टू द पावर 3 तो v कैसे निकालोगे? तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारा अकल क्या कहता है? सर ऑपोजिट यदि इधर हमने डिफरेंशिएशन देखा तो उधर क्या देखना चाहिए मुझे? इंटीग्रेशन। सर मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो आंखें बंद कर लूंगा। देखो मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना। हमें ए दिया गया है 20t³ भी चाहिए। तो बचपन में जाओ, क्लास 6, 7, 8 इक्वेशन में कहीं से v को प्रकट करो तो ए का डिफिनीशन होता है dv/dt। तो पहले वो ले लो। अब तुम्हें पता चला कि हाँ सर अब तो v निकल आएगा क्योंकि v प्रकट हो गया, दिखने तो लगा कम से कम। अब क्या करो, dv सारे एक जैसे क्वांटिटी को एक तरफ रखो और अलग तरह के क्वांटिटी को दूसरी तरफ। तो t सारे राइट कर दिया, v सारे लेफ्ट कर दिया। अब अच्छे बच्चे की तरह सांप पकड़ के दोनों तरफ रख दो, इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ रख दो। और अब अपने आप तुम्हें पता चल गया डीवी dt देख के कि इंटीग्रेशन कर सकता हूं। अब dv का इंटीग्रेशन हो गया v 1 होने पे, मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन dxx इंटीग्रेशन dt, उसी तरह इंटीग्रेशन dv। और यहाँ कितना हो गया 20 t टू द पावर 4/4। तो v कितना आ गया 5 t टू द पावर 4। देखो तो वही आया कि नहीं जिसको डिफरेंशिएट करके तुम यहाँ आए थे? यस सर। तो क्या ये सपना आके बताएगा या खुद ही तुम्हारे समझ में आएगा कि इंटीग्रेट करना है? अब यस सर। बड़ा अच्छा बच्चा है। अब इतने पे मत रुको, तुमसे ये भी कहा गया कि बताओ v के साथ साथ कि x क्या होगा। पहला काम तो हो गया। अब ध्यान से सुनो, x पहले प्रकट कैसे होगा? तो डिफिनीशन यूज करो। v को लिखते थे dx/dt 5t टू द पावर 4। तो dx कितना हो गया? ये हो गया 5t टू द पावर 4 dt। इसको यहां से हटाता हूं, बगल में लिखता हूं। अब ध्यान से देखो, ये dx हो गया 5t टू द पावर 4 और dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन रख देते हैं। और अगला लाइन इधर x आ गया, इधर 5t टू द पावर 5/5। तो x किसके बराबर आ गया? x बराबर आ गया t टू द पावर 5 के, या x बराबर आ गया t टू द पावर 5 के। ये हमारा वही है जहां से कहानी शुरू किया था हमने। तो अकल लगाओ, डिफरेंशिएशन से जो काम हमने किया x से v से a, इंटीग्रेशन से उसके अपोजिट काम कर सकते हैं। a से v से x निकाल सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन पढ़ना जरूरी था। जिन लोगों को लगता है कि ये समझ में आया प्लीज हैंड राइज करें।
बहुत बढ़िया। तुषार, प्रियांशु, आदित्य, सान्या, यश, सुमित, ऋषिकेश, कुणाल, शोभित, पार्थ, रितिन। पार्थ बहुत good। तो अब मुझे बताओ कि केवल डिफरेंशिएशन से काम चलेगा या केवल इंटीग्रेशन से, या दोनों मुझे सीखना पड़ेगा? तो दोनों से। हाँ, ऐसा थोड़े न होगा कि केवल हमसे भी पूछे, ए पूछे। यदि एक्स दे के भी पूछेगा या ए पूछेगा, तो ए दे के भी और एक्स भी तो पूछ सकता है। इसका मतलब बहुत टेंशन है। हमें सीखना तो दोनों पड़ेगा, भले ही इसमें 1 दिन लगेगी, 100 दिन लगे। और ये इतना खास इसलिए है क्योंकि जैसे यहाँ फिजिक्स में आप एक चैप्टर में देख रहे हो, ये हर एक चैप्टर में यूज हो सकता है। जो आप कोई भी चैप्टर नाम लोगे फिजिक्स का, उसमें ये यूज करना पड़ सकता है। मैं अगले पेज पे ये और थोड़ा बेहतर बता देता हूं। एक्स को जब आप डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं तो भी में आप कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर डिफरेंशिएशन एक बार यूज करते हैं तो उसको ए में बदल देते हैं आप। लेकिन यदि आप रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ए से भी मिलता है हमें, और भी से इंटीग्रेशन करते हैं तो भी से एक्स मिलता है हमें। तो आप ध्यान से देखिए कि जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, उसका इनवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है। ये डायग्राम बना लिया सबने अपने कॉपी पे? यस सर, बना। यस सर। यहाँ इंटरेस्टिंग एक पॉइंट और एक्स्ट्रा सिखाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो आपने देखा इंटीग्रेशन, उससे थोड़ा सा बदलते हैं और एक टर्म आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसकी कहानी तो मैं ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं और आप समझदार बच्चे। टी क्यूब है और ये जीरो एक नीचे लिखा रहेगा इंटीग्रेशन में, और ऊपर मान लो 4 लिखा है, तो जीरो को हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर आ रहा है 4 उसको कहते हैं अपर लिमिट। बस इतना इनके नाम से परिचय करो। ये किसके पड़ोसी हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए घूमने, नहीं सोचना आपको। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, t⁻3+1 अपॉन 3+1। अब तो वो सांप जो पीछे था वो साइन गायब हो गया, dt भी गायब हो गया। अब 0 और 4 कहाँ रखोगे? तो एक ब्रैकेट दो, नीचे 0 ऊपर 4 रखो, राइट साइड ही रखा जाता है, परंपरा है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास आ गया t⁴/4। ये जो अपर और लोअर डाटा जब डिफाइन कर देते हैं तो उसको आगे इंटरप्रेट ऐसे किया जाता है, टी के बदले एक बार अपर वैल्यू रखेंगे 4⁴/4, और टी के बदले एक बार लोअर वैल्यू रखेंगे 0⁴/4, और बीच में माइनस साइन रहेगा।
और ध्यान रखना जब डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें प्लस सी का कोई उपयोग नहीं रहता, क्योंकि यदि मैं प्लस सी कर भी देता तो सी 2 बार आता, और सी 2 बार आता तो वो माइनस करने पे कट ही जाता। तो इसलिए सी को कहीं यहाँ यूज नहीं करते, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये रिलेशन देखो, ये रिजल्ट कितना आ गया, 4 क्यूब माइनस 0, 64 के बराबर। पर ये तो बड़ा लफड़ा। एग्जाम्पल देखो, घबराना नहीं है, 1 से 2 और मान लो टी स्क्वायर dt तुम्हारे सामने है, तो इंटीग्रेशन करोगे टी क्यूब बाई 3, 1 से 2, एक बार 2 यूज करो टी के बदले 2 क्यूब बाई 3, और एक बार 1 यूज करो टी के बदले 1 क्यूब बाई 3, और बीच में माइनस साइन। ये रूल है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। 8/3 माइनस 1/3, ये हो गया 7/3। ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन है साइन टी dt, और ये है 0 से π/3। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाता है cos t, 0 से π/3। एक बार t के बदले π/3 रखो, अपर पहले रखते हैं, और माइनस एक बार 0 रखो, cos π/3 शायद याद आ जाए आपको, 1/2 cos 60 डिग्री माइनस 1, ये रिजल्ट आ गया -1/2। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर और अपर वैल्यू दिए जाते हैं और इनके रिजल्ट एक नंबर के फॉर्म में हमें मिलता है, ये ध्यान रखिए। इनका जो रिजल्ट आता है उसमें वेरिएबल नहीं बचता, इनका जो रिजल्ट आता है उसमें वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर साइन टी में इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस टी नहीं होती? बड़ा अच्छा बच्चा है यार, मैं तो खुद ही भूल गया था। माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो एक लाइन छोड़ के मैं थोड़ा और काम कर लूं, -1/2 और माइनस माइनस +1, ये रिजल्ट आएगा +1/2। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जो भी रिजल्ट सी से शुरू होता है उसके पीछे माइनस साइन रहता है इंटीग्रेशन में। तो आपने यहां देखा कि जो रिजल्ट आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन से वो क्या होता है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। जिन लोगों को ये आइडिया पसंद आ गया हैंड राइज करो। बहुत बढ़िया, प्रियांशु, कृतिन, यश, आदित्य, पार्थ, तुषार, सुमित, ऋषिकेश, कुणाल, बहुत बढ़िया, सान्या, अर्णव, शोभित, बहुत बढ़िया। तो सर हम इसे क्यों सीखें? मैं एकदम मूड में नहीं हूं कि इसे सीखूंगा। चलो एक चित्र कथा देखो। एक पार्टिकल जो है टाइम 0 पे उसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और टी टाइम पे इन जनरल जो इसका हम देख रहे हैं आगे जाने का टेंडेंसी वो तो है। ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये एक्सेलरेशन थोड़ा करामाती है, 6t² है इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू आपको बताना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जब ये कभी पहुंचेगा, कभी न कभी तो पहुंचेगा, उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हमें ढूंढना है। चित्र कथा कहानी बना लो, ये चित्र देखो और ध्यान से समझो। इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन इज a इक्वल्स टू 6t², फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। आप लगेगा तो सबसे पहला अटेम्प्ट जो बच्चे करते हैं, बड़ी बात है v बराबर u प्लस 80, गलत गलत गलत। अब पूछो क्यों? ये
it is valid only when acceleration is constant. यहाँ कौन सा एक्सप्रेशन लिखोगे? हर एक अलग अलग टाइम पे एक का वैल्यू अलग अलग। तो यदि मन में ये अच्छे विचार आए तो उससे तो हाथ धो लो, ये तो गया, ये तो बेकार है। यदि बेकार है तो अब अक्लमंदों वाला काम करो। Since we have 60 square, सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब v चाहिए मुझे, तो v चाहिए तो a के बदले क्या लिख दें? क्योंकि मुझे डिफिनीशन पता है और v जब तक दिखेगा नहीं मैं निकालूंगा कैसे? तो ये 60 स्क्वायर dv by dt आ गया। अब t को एक तरफ करते हैं, v को एक तरफ, dv इक्वल्स टू 60 स्क्वायर dt। अब आपको लगने लगा कुछ उम्मीद तो है सर, तो क्या उम्मीद है कि सर इंटीग्रेशन वाला सिंबल डाल देता हूं, और इंटीग्रेशन वाला सिंबल डालने पे लेफ्ट साइड में v ना, एक सेकेंड रुक जाओ, यहां से दो रास्ते में बताऊंगा, यहां से दो रास्ते में बताऊंगा। एक अभी जो देखा आपने मेथड 1, ध्यान से देखो, dv जो है तुम्हारा और 60 स्क्वायर dt, इसमें ध्यान दो, जब टाइम 0 है वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम हो गया है 2 सेकेंड तो वेलोसिटी हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा सर आपने तो लिमिट डाल दिया, इसे मेथड 2 कह दो, क्योंकि आपने अभी डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट होके आ गया v और डब्बा बनाया बड़े वाला ब्रैकेट, और 6 to v उसके लिमिट हमने बताए। और ये देखना 60 क्यूब बाई 3 राइट साइड में इंटीग्रेशन डब्बा बनाया, और ये 0 से 2 यहां भी लिखेंगे 0 से 2, क्या लिखेंगे 0 से 2। सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है। t क्यूब बाई 3 0 से 2, सर 22। इसे मैं फिर से लिख रहा हूं, इंटीग्रेट कर दिया है 60 क्यूब बाई 3 और 0 से 2, ये मैं 0 लिख नहीं पा रहा हूं। अब देखिए मैं इसको इधर से इधर ले आता हूं, लेफ्ट साइड में v-6 हो गया और राइट साइड में कितना हो गया है, ध्यान से देखना 6 into 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0, ये v-6 इक्वल टू 4 v इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों को ये समझ में आया हैंड राइज कर दो जल्दी जल्दी। अब आज आपको ये तो कम से कम लग रहा होगा 9th लेवल से थोड़ा ऊपर आ गए, बहुत बढ़िया। शोभित बालक कुछ कंफ्यूजन? नो सर, ऑल बहुत करेक्ट। बढ़िया, तो यहां तक आ गए। सर आपने इसे मेथड 2 क्यों कहा, कितना अच्छा तो मेथड है, मैं तो इसी पे चलूंगा। अरे मैं कहाँ मना करता हूँ, इसीलिए तो डिफिनिट बताया आपको। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगेगा कि सर आपने पहले जो इंटीग्रेशन पढ़ाया उसका क्या करूं। तो ध्यान से देखिए, आपको मैं दूसरा मेथड बताने की कोशिश करता हूं। ये दूसरे मेथड के बारे में मैं बात करना चाहता हूं अब, ठीक ना। यहां देखना, मेथड 1, सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। dv by dt हो गया 60 स्क्वायर,
dv हो गया 6t स्क्वायर dt, मैंने लिमिट नहीं रखा, v हो गया 6t क्यूब बाई 3 प्लस c, v का वैल्यू आ गया 2t क्यूब प्लस c। ये इसमें हमने लिमिट यूज नहीं किया। अब ध्यान से देखना, नाउ यूजिंग इनिशियल कंडीशन टू फाइंड सी। ध्यान से देखो, टाइम जब 0 है उस समय v कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। इसको यूज करो, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 क्यूब प्लस सी। तो आज आपको पता चल गया सी का वैल्यू है 6। इसको यूज कर लेते हैं इक्वेशन में। नाउ v इक्वल्स टू कितना हो गया 2t क्यूब प्लस 6। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास है v का। अब आप बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड v कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 6, ये कितना हो गया 22 मीटर पर सेकेंड। क्या ये v निकालने का ये पहला तरीका भी पसंद आ गया मेथड 1 Yes, वाला? सर आपने इसे पहला तरीका क्यों कहा? अरे भाई इसमें हमने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यूज किया, जो डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट, जहां हमने लिमिट नहीं यूज किया। जब लिमिट यूज नहीं करेंगे तो सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशन दिया होना चाहिए। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इनिशियल कंडीशन गायब होगा। तो इसका मतलब है एग्जामिनर ने गलती कर दी, जल्दबाजी में उसने क्वेश्चन तो बनाया, कंडीशन दिया ही नहीं। तो बहुत से एग्जामिनर अपने मन से वो 0 0 डाल देते हैं इनिशियल कंडीशन, यू भी 0 टी भी 0, आंसर भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो गलत आदत है। हमें क्वेश्चन बनाते वक्त दिया गया रहेगा 1 सेकेंड पे स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड है या कुछ भी, जो रहेगा इनिशियल कंडीशन उससे सी निकाल लो, फिर तुम्हारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी का आ जाएगा। और ध्यान रखना, v के बाद यदि कोई x पूछेगा तो आप पहले ये इक्वेशन निकाल कर c जब मिल जाए उसके बाद फिर x के आगे बढ़ना, v के बदले dx by dt रखना, और उसके इंटीग्रेशन में एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको d नाम दे देना, और उसका भी वैल्यू इनिशियल कंडीशन से निकल के आएगा। तो ऐसे लंबे चौड़े रास्ते पे चलने की हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी। तो इंटीग्रेशन से कुछ थोड़ा बहुत तो जान पहचान हो ही गया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ओके, yes sir. यहाँ इस बात पे गौर करो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मैंने कहा, और इसको कहता हूं ड्रॉ करो। तो y का ध्यान से देखो, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 9। अब यदि तुम ग्राफ बनाओगे, ये ऐसे बढ़ता जाता है, y x का ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यदि कोई तुमसे ये पूछ बैठे कि भाई यहां से यहां का एरिया बता दो, x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 3 के बीच का एरिया बता दो, तो ये तुम्हारे पास आज से पहले तक कोई रास्ता नहीं था, लेकिन आज तुम्हें एक रास्ता मिल रहा है कि यहां एक पॉइंट चुन लेते हैं एक्स वाई, और ध्यान देना ये एक्स वाई जो मैंने चुना है रैंडम एक्स,
और ऊपर ये यहाँ आ गया y, और मैं इसके बगल में, ठीक बगल में एक अगला पॉइंट चुनता हूं जो x के ठीक थोड़े से बगल में है, जिसे कहता हूं x प्लस dx, मतलब x से थोड़ा सा ही आगे। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ ये छोटा सा टुकड़ा क्या रेक्टेंगल लगने लगा तुम्हें? अरे सबको रेक्टेंगल दिखा क्या ये छोटा सा? तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया, छोटा सा एरिया डीए कह देते हैं, स्मॉल एरिया। वो किसके बराबर लिखोगे? तो हाइट कितना है इसका? y, और विड्थ कितना है? dx, y इंटू dx। y के बदले हमारे पास गिवन है x स्क्वायर dx। मुझे एरिया चाहिए, कहां से कहां तक? x का वैल्यू 1 से x के वैल्यू 3 तक। एरिया x 1 पे तो शुरू किया 0 और टोटल एरिया हो गया a, तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट होके 0 से a, और ये x क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक? 1 से 3, तो लेफ्ट साइड में आ गया a माइनस 0, राइट साइड में आ गया 3 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3, ऊपर आ गया 3 3 9 27 माइनस a 26, 26 बाई 3, a इक्वल्स टू हो गया 26 बाई 3। तो एरिया चाहिए, तो इस आइडिया से ये कहलाता है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे। सर हाँ बोलो। सर आपने टीए का लिमिट्स कैसे लिखा? किसका क्या कैसे लिखा? सर स्मॉल एरिया का आपने लिमिट्स कैसे लिखा? यहाँ तो लिमिट मैंने कैसे लिखा ये सोच रहे हो? स्मॉल एरिया का पहले कोई, जब तुम केवल x बराबर 1 पे थे तो कोई एरिया आएगा? 1 से आगे बढ़ो 3 तक जाओगे तब ना एरिया आएगा। 1 पे रहोगे तो कौन सा एरिया? 0। और यदि वो लिखने में कष्ट हो तो ऐसे लिखो, सीधे सीधे लिख दो। इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करके क्या मिल गया मुझे? छोटे छोटे एरिया का सम। छोटे छोटे एरिया का इंटीग्रेशन माने इकट्ठा करना, तो छोटा छोटा एरिया दूर करके क्या हो गया? ए। सीधे सीधे ए लिख दो, लिमिट मत रखो, तुम्हें लिमिट कष्ट दे दो। लेकिन x का लिमिट रखे बिना तो काम नहीं चलेगा। कहां तक एरिया लोगे? 1 से 3 के बीच का। और सर इसमें तो थोड़ा बहुत कर्व पार्ट छूट गया। कौन सा थोड़ा बहुत? dx के ये- बारे में क्या कहानी सुनाया था डिफरेंशिएशन पढ़ाते वक्त? जब डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाता है तब उसे dx कहते हैं। याद करो, याद आया? यस सर। तब फिर कौन सा छूट गया तुम्हारा, बताओ? सर जैसे थोड़ा सा वो जो पूरा कर्व अरे लाइन है ना, गधे, अरे गधे, जब इंटीग्रेट किए थे, डिफरेंशिएट किए थे, तो डेल्टा एक्स के, डेल्टा टी के बारे में जैसे बताया था तो कितना बताया था? 0.000, और मरते वक्त तक बोलते रहो 0, और मरने के जाने से पहले 1 बोल के जाओ। उतना छोटा होगा, उतना छोटा में छूट गया दिखेगा? खोलो आंखें, देखो ठीक से, दिख रहा है छूट गया? तो सर तो फिर क्यों छोड़ रहे? छूट गया कर रहे हो तब से? ये डेल्टा एक्स का कंसेप्ट ही आज से 500 साल पहले आया, और उससे 2000 साल पहले से भोथे बैठे हुए थे दुनिया वाले लोगों को नहीं दिखता था। वो वैसे ही छोड़ते थे, छूट जाएगा छूट जाएगा, तो उनसे नहीं बनता था क्वेश्चन। 500 साल पहले जब न्यूटन आए, ये टेक्निक दिया, तो उसके बाद लोगों ने देखना शुरू किया न्यूटन के नजरों से। अच्छा, डेल्टा एक्स है 0.000000000, मरते वक्त जाते जाते 1 बोल के चले जाओ। अब क्या छूट गया? ढूंढो ढूंढो, तो पता चलेगा हाँ हाँ कुछ नहीं छूटा। जिस दिन से ये समझ में आ जाएगा उस दिन से एग्जैक्ट रिजल्ट दिखने लगेगा। ये बेवकूफी मत करना छूट गया, नहीं छूटे उसी के लिए ये टेक्निक डेवलप किया गया। बात समझ में आई? यस। तो
हम लोगों के पास इंटीग्रेशन के भी आइडियाज सारे आ गए। मैं एक लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, उनमें फॉर्मूले भी कुछ लिखे होंगे, उनको देख लेना। और ये आज मैंने लिखवा भी दिया है। और उसके बाद अगले टर्न पे जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया है उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं।